गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। हाँ, तो क्या हाल है? आज क्या पढ़ना था अपन को? एनीवन? सर वही सर सर्किट्स पढ़ रहे थे हम लोग। क्या? सर हाँ सर वही सर्किट्स। टेस्ट का डिस्कशन था कर रहे थे हम लोग। यार, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, टाइप कर दो प्लीज। सर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे सर। न्यूमेरिकल सॉल्व करने थे? अच्छा, हाँ सर। तो डाउट भेजोगे तब तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम। डाउट तो भेजते नहीं आप लोग। यस सर सेंड कर रहे हैं। जल्दी भेजिए। हेलो। यस सर। अच्छा, एक बच्चे ने डाउट भेजा है। इतनी गंदी इमेज भेजोगे तो पढ़ने में नहीं आ रहा मुझे तो। क्या दे रखा है आपने? 16B पूछा है। बोल रहा है कि राइट डाउन, नहीं, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर दैट, जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 1 किलोमीटर, डायमीटर दे रखा है 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 है। आई गेस, मुझे समझ नहीं आ रहा। -8 हाँ ओम। सर वही है। ठीक है, ये आपका लेंथ, डायमीटर और रो दे रखा है। क्या करना है इसमें? लल्लू सा सवाल है। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L अपॉन एरिया। एरिया इज पाई डी स्क्वायर बाय 4, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻8 इंटू लेंथ इज 1000 मीटर अपॉन पाई इंटू डायमीटर कितना है 0.5 मिलीमीटर, मतलब कि 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 1.7 इन 1. सर सबको मीटर में कन्वर्ट करना है? SI में लिखे बिना कैसे कर लोगे? सर अगर सबको मिलीमीटर में करेंगे तो आंसर आएगा? सबको मिलीमीटर में कर लोगे तब भी आंसर आना तो नहीं। तो रो को भी देखना पड़ेगा ना, रो का ओम मीटर है ना।
हाँ सर, यस सर। ठीक है, इसलिए हमेशा ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं बेटा, कभी भी किसी और यूनिट में कन्वर्ट नहीं करते, इसीलिए क्यों जबरदस्ती में उल्टी मेहनत करूं। ठीक है, यस सर। हो जाएगा क्वेश्चन आराम से। ठीक है बेटा, और किसी का कोई डाउट फटाफट बोलो, फटाफट भेजो। किसी का नहीं है? आप लोगों को मैंने नहीं लास्ट सर, क्लास और में बोला नहीं। था ना कि डाउट्स भेजेंगे तो डाउट डिस्कस करूंगा, मैं बोला था कि नहीं बोला था लास्ट क्लास में? ठीक है यार, चलो। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो फिर आप लोगों का सर भेजे हैं, वो सर्किट को सिम्प्लीफाई करना है। सर्किट को सर सर्किट को मतलब रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। टाइप कर दो, मुझे आपकी आवाज साफ आ नहीं रही है, प्लीज टाइप करके पूछ लीजिए। अच्छा, सर मेरा एक डाउट है सर, व्हाट्सएप में भेजिए, व्हाट्सएप में। देख लिया मैंने। इन्होंने कहा है ए और बी के बीच में इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए। देखिए भाई, ये जो है ना, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या है ये? व्हीटस्टोन ब्रिज है। इनफैक्ट ऐसा कोई भी सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज होता है 10th, जिसमें इधर रेजिस्टेंस R1 है, इधर रेजिस्टेंस R2 है, इधर रेजिस्टेंस R3 है, इधर रेजिस्टेंस R4 है। ऐसे सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। इसमें एक स्पेशल केस होता है जिसको हम कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है? अच्छा, ये रेजिस्टेंस R5 है, इसमें क्या होता है? नो करंट थ्रू R5। इस R5 में से अगर कोई करंट पास नहीं होता है तो हम कहते हैं हमारा ये जो सर्किट है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, ये उसमें भी स्पेशल है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये कब होता है? इट हैपेंस व्हेन R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 हो जाए। मतलब कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। ऐसे में इस R5 में से कोई करंट पास नहीं होता। इस क्वेश्चन में देखिए, ये भी R है, ये भी R है, तो R बाय R 1 हो गया। यहां से फिर से R और R, इनका रेशियो फिर से 1 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, मतलब कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। इस R5 में से कोई करंट पास नहीं होगा, मतलब इस रेजिस्टेंस R में से कोई करंट पास नहीं होगा।
तो इस रेजिस्टेंस को रखने का फायदा क्या है? इसको हटा दो, इसको यहाँ से भी खोल दिया, यहाँ से भी खोल दिया, ये है ही नहीं सर्किट में, इसको हटा दो, फेंक दो उठा के, क्योंकि इसमें से करंट तो जा नहीं रहा, किस काम का ये वायर, किसी काम का वायर नहीं है। तब क्या हुआ, अगर ये वायर नहीं लगा हुआ है तो ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए और आपस में पैरेलल में हो गए। दोनों सीरीज में 2R हो गया, ये दोनों सीरीज में 2R हो गया, 2R और 2R पैरेलल में क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट आर आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे तो आराम से अब, ठीक है। यस सर। हाँ सर, हो जाएगा। सर मैं भी डाउट भेज रहा हूँ। डाउट भेजा है, देखो मुझे तो नहीं मिला। अच्छा, इनका क्वेश्चन ये रहा। इन्होंने क्या कहा है, इन द गिवन सर्किट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज, ए और सी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो भैया, हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में चाहिए, तो ये दोनों सीरीज में है, कितना हो गया 2R। ये 2R। सीरीज में है, कितना हो गया 2R। 2R। अब ये वाला 2R, ये वाला 2R और ये वाला 2R आपस में पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा 2R/3। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। और कोई डाउट? सर हमें एक भेजिए सर व्हाट्सएप हाँ में देख रहा हूँ। डाउट। हम्म, सर हम भी एक व्हाट्सएप भेजा सर, व्हाट्सएप में डाउट, हाँ बेटा, लास्ट क्वेश्चन। जो लास्ट व्हाट्सएप पे आ क्वेश्चन। जाएगा मैं देख लूंगा। ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है सर्किट में, ठीक है। सर आंसर 4, आंसर तो 4 ओम है। क्यों? इस 6 ओम का कोई यूजर नहीं है। सुनिए, हाँ, यहां से करंट अगर आई जाएगा, ये करंट आई गया, इधर रेजिस्टेंस, इधर नो रेजिस्टेंस, किधर जाएगा करंट? ऑब्वियसली सारा का सारा रेजिस्टेंस आई इधर से चला जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर, सो वायर से जाएगा ना करंट। हाँ तो ये वायर तो है, हाँ सर वही बोल रहे सर, वायर से चल जाएगा, रेजिस्टेंस में हाँ, काहे इसमें से जाएगा ही नहीं, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं, इसको हटा दो, क्या बचा 4 वही ओम। तो सर। दूसरा, इसको हमने एक तरीके से शॉर्ट कर दिया। क्या करेंगे, अगर आप किसी भी रेजिस्टेंस के, ध्यान दीजिएगा, किसी भी रेजिस्टेंस के पैरेलल में 0 रेजिस्टेंस लगा दोगे तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाता है और करंट जो है वो ऐसे करके चला जाता है। दूसरा तरीका इसको देखने का, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 0, यहाँ रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, तो इस सिर्फ इतने पोर्शन का अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकालूं तो कितना हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/0, है ना। अब 1/0 सर ये कितना नॉट होता है, डिफाइंड हो इंफिनिटी। जाएगा। दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू 1/infinity दैट इज इक्वल टू 0। ऐसे भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यस सर। यस सर, ठीक। किसी ने पूरी किताब भेज दी है? नहीं सर, लास्ट क्वेश्चन वो सर।
ये वे भी क्वेश्चन भेजा है, स्क्रीनशॉट लेने में भी दिक्कत हो रही है मेरे को। क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ है ऐसे। बोल रहा है कि the resistance of wire is r ohm, what will be its new resistance if it is stretched to n times its original length लिखा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए r ohm का वायर है, हमें इसको स्ट्रेच R करना by है, N square. r बाय n स्क्वायर नहीं होगा, r इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है। क्या है, देखिए वायर था, इसको हमने खींच के n टाइम्स लंबा कर दिया। अगर खींच के n टाइम्स लंबा करोगे तो ऑब्वियसली पतला होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, हाँ या ना। Yes, sir. हाँ सर। इसका लेंथ हाँ L सर। नॉट है, इसका लेंथ हो गया N L नॉट। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, A नॉट है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेता हूं A है। तो क्योंकि दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, V नॉट इज इक्वल टू V, मैं लिख रहा हूं L नॉट A नॉट इज इक्वल टू A इंटू N L नॉट। दिस इंप्लाइज एरिया A इज इक्वल टू A नॉट बाय N। कोई दिक्कत? No, sir. तो एरिया आ गया A नॉट बाय N। अब हम बोलेंगे तो नया रेजिस्टेंस R कितना हो जाएगा, रो L बाय एरिया, दैट इज इक्वल टू रो इंटू N L नॉट अपॉन A नॉट बाय N, दैट इज इक्वल टू N स्क्वायर टाइम्स रो L नॉट बाय A नॉट, दैट इज N स्क्वायर R नॉट। R नॉट R ही है तो N स्क्वायर R, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a coil in the heater consumes power P on passing current. If it is cut into two halves and joined in parallel, it will consume power. Okay, देखो भाई, हीटर आप कहाँ कनेक्ट करते हो, घर में कनेक्ट करते हो, है ना। तो आप अगर हीटर को घर में कनेक्ट करोगे तो हमेशा ही उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, चाहे आप अकेले लगाओ चाहे काट के दो पैरेलल में लगाओ। आपका सॉकेट है, सॉकेट का एक एंड है A, दूसरा एंड है B। आपने पहले इसमें एक रेजिस्टेंस लगा लिया, अच्छा ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। आपको दे रखा है कि VA माइनस VB इज इक्वल टू 220 वोल्ट है ना, इसको मैं V बोल दे रहा हूं, ठीक। अब आपने क्या किया, एक वायर लिया, लेट से रेजिस्टेंस R का, बोला इसमें पावर आ रहा है P, तो P इज इक्वल टू कितना हो गया, V स्क्वायर बाय R। फिर आपने क्या किया, सॉकेट तो वही है A और B, लेकिन आपने इस वायर के दो टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े किए तो दोनों का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2 और आपने दोनों को A और B के बीच में कनेक्ट कर दिया। पहले ही पोटेंशियल डिफरेंस V था, अभी पोटेंशियल डिफरेंस V है, बट इस बार R इक्विवेलेंट कितना है, क्या मैं R/4 डायरेक्टली लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, Yes, sir. लिख सकता हूं। तो R इक्विवेलेंट हो गया R/4, देयरफॉर आपका जो नया पावर P डैश आया दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R/4, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स V स्क्वायर बाय R, दैट इज इक्वल टू 4P। आंसर, ठीक है। सर आर इक्विवेलेंट R/4 कैसे है? क्योंकि R/2 पैरेलल में थे, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R/2 प्लस 1 अपॉन R/2, दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन R। दिस इंप्लाइज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/4, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है।
इन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, मेरे को दिखने, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। एक सेकंड। फिगर शोज करंट इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट when the value of current is, कौन सा करंट पीछे का जो IA करके ये तो कुछ दे ही नहीं रखा है आपको क्वेश्चन में। देखो भाई, एक काम कर सकता हूँ, मान लो यहां से करंट आया 2 एम्पियर, यहां से करंट आया 2 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा 4, इधर गया 1, इधर जाएगा 3, इधर नहीं, इधर जाएगा 3। अब यहां जो भी जाएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहां का आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में डेटा मिसिंग है। ठीक है, समझ में आई बात? Okay, क्या sir. पूछा ये भी नहीं बताया गया और हर जगह का बताया भी नहीं गया, है ना? वापस देख लो। हाँ सर, ऐसा ही होगा। समझ में आ गया ना जो मैं बोल रहा हूँ? ठीक से डेटा क्लियर नहीं किया गया। क्या बोल रहे हैं? इधर से करंट आया 2, इधर से करंट आया 2, तो इधर कितना जाएगा 4 जाएगा, इसमें से इधर चला गया 1, है ना? तो इधर कितना आएगा 3 आएगा। अब इसके बाद फिर से 2 ब्रांचेस है, अब हमें पता नहीं पूछा क्या गया है। ठीक है, Okay, sir. तो हो सकता है यहाँ का करंट दे रखा होगा तो यहाँ का निकालने बोला होगा, पता नहीं क्या पूछा गया। ठीक है, तो जितना निकाल सकते थे उतना हमने बता दिया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन A and B in the figure given below? ए और बी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस पूछा गया। थोड़ा डायग्राम बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि ऐसे नजर नहीं आ रहा होगा काफी लोगों को। और ठीक है, मुझे इस A और इस B के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। मैं बोलूंगा इधर 20 ओम, ये 10 ओम और ये 20 ओम, क्या ये तीनों आपस में सीरीज में है या नहीं है? यस सर। तो इसका कितना हो जाएगा 20 + 20 + 10 कितना हो गया 50 ओम हो गया। अब ये 50 ओम और ये 30 ओम आपस में पैरेलल में है, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ का अगर R1 बोल देता हूँ तो 1/R1 = 1/30 + 1/50, नीचे आ गया 150, ऊपर आ गया 5 + 3, दिस इंप्लाइज R1 = 150/8। इसको ऐसे ही छोड़ दो, यहां तक का रेजिस्टेंस आ गया 150/8, है ना? अब ये 10, ये 150/8 और ये 10 आपस में सीरीज में है, तो R equivalent = 10 + R1 + 10, that is equal to 310/8 ohm. This is your answer. ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ सर, इजी है। उसका अगला ही पूछा था किसी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मास ऑफ अ पीस ऑफ कॉपर इज 50 ग्राम. A 50 meter long wire is drawn from this piece. What is the resistance of the wire? Specific resistance इतना दे रखा है and density इतना दे रखा है. देखो भैया, मास दे रखा है आपको 50 ग्राम, डेंसिटी डी दे रखी है आपको 9 × 10⁻13 kg पर मीटर क्यूब. इसका मतलब वॉल्यूम निकाल सकते हो मास बाय डेंसिटी से, है ना. फिर आपको दे रखा है कि लेंथ जो है वो है 50 मीटर. देयरफॉर आप एरिया निकाल सकते हो कितना, वॉल्यूम अपॉन लेंथ से, दैट इज इक्वल टू m अपॉन dl. ठीक है. अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेजिस्टेंस R. तो रेजिस्टेंस R कितना हो जाएगा, रो L अपॉन एरिया, दैट इज इक्वल टू रो L अपॉन m बाय डेंसिटी इंटू लेंथ, दैट इज इक्वल टू रो डेंसिटी L स्क्वायर बाय m. ठीक है. दैट इज इक्वल टू रो कितना है 1.8 × 10⁻8, 1.8 × 10⁻8 इंटू डेंसिटी कितनी 9 × 10⁻3, 9 × 10⁻3. क्या नाम है सर 1 ग्राम में और 1 केजी में है सर. केजी पर मीटर क्यूब बेटा. हाँ तो तो मास में डालूंगा ना अभी. तो अभी मैं क्यों दिमाग लगाऊं. लेंथ का स्क्वायर, लेंथ कितना 50 मीटर, तो 50 का स्क्वायर अपॉन मास कितना है 50 ग्राम, तो 50 × 10⁻³ से जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर. ठीक है. एक 50 ने एक 50 मार दिया, ये हो गया 1.8 × 9 × 1.8 × 50 हो जाएगा 9 × 5, सॉरी 1.8 × 50 हो जाएगा 9 × 10, तो 81 हो गया. $81 ही आ रहा है, 81. ठीक है. या 8.1 सर आ रहा है, आंसर है 8.1 8.1 आ रहा है, 8.1 आ रहा है, मैं गलती किया. ठीक है. कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना ये वाली. सही है सर. ठीक है. चलो हाँ सर. आगे. देखो भाई क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में. ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है. 3 rings P, Q and R are dropped at same time over identical hollow magnets as shown below. जो नॉर्थ पोल जो साउथ पोल है और अंदर से हॉलो है. पहला P प्लास्टिक है, दूसरा कॉपर है, R भी कॉपर है, लेकिन R में देखिए हल्का सा कट है, दिख रहा है सबको. R कंप्लीट रिंग नहीं है. ठीक है. इमेज थोड़ा हाँ ब्लर आ सर. रहा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. नहीं सर, नहीं आ रहा. होना तो चाहिए, बट यूं समझ लो नजर आ रहा है. ये प्लास्टिक है, ये वाला प्लास्टिक है, ये Q और R दोनों आपका कॉपर है, पर Q क्या है कंप्लीट रिंग है कॉपर की, और R में क्या है ऐसे कट लगा हुआ. SBI का लोगो है ये. ठीक है. समझ में आया. हाँ सर. बोला है कि इन तीनों को अगर ड्रॉप करता हूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द ऑर्डर इन विच द रिंग्स P, Q एंड R रीच द बॉटम ऑफ द मैग्नेट. तो देखो भैया, सबसे पहले पहुंचेगा P, देन
टाइम जो लगेगा P को सबसे कम लगेगा, उसके बाद R को लगेगा और सबसे ज्यादा टाइम लगेगा Q को। ठीक है, लेकिन अब मुझे नहीं पता आपके, मेरे को लग रहा है आप लोगों को ये R और Q को कंपेयर करना नहीं आता है, R और P को कंपेयर करना नहीं आता है, इसलिए आपके लिए P और R साथ में और Q सबसे लेट, ये आंसर भी हो सकता है आपके लेवल पर। प्रैक्टिकली R को P से ज्यादा टाइम लगेगा, बट आप लोगों के लेवल पे हो सकता है R और P को बराबर टाइम लगे। ठीक है, मतलब आप लोगों को जितनी नॉलेज उस हिसाब से आप ये R को P से ज्यादा टाइम क्यों लगेगा नहीं बता सकते। तो ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। डेराइव इन द ऑर्डर P Q R गलत है, डेराइव इन द ऑर्डर P R Q सही है, मतलब सही वाला आंसर सही है। ठीक है, मतलब आपके लेवल का कोई ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा, एनटीसी का क्वेश्चन है, ठीक है, फिर तो सही होगा। क्या होगा देखिए, प्लास्टिक को तो मैग्नेट से फर्क नहीं पड़ता, नहीं वो जी एक्सेलरेशन से चला जाएगा। कॉपर में क्या होगा, जब कॉपर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो कॉपर में करंट इंड्यूस होगा सच दैट वो करंट कॉपर के मोशन को अपोज करे, हाँ या ना, ईएमआई की वजह से, यस सर। है ना। तो Q को टाइम और डेफिनेटली P से ज्यादा लगेगा, बच गया R। होता क्या है ना बेटा, Q में क्या है, पूरा रिंग है, और R में SBI का लोगो है ना। तो क्या होगा, इसमें तो करंट पूरा घूम सकता है ना, Q में। तो Q को तो Q के मोशन को तो करंट ज्यादा अपोज करेगा। R में क्या है, करंट पूरा घूम नहीं सकता, घूम सकता है क्या पूरा, नहीं घूम सकता, इसलिए R में सिर्फ एक ही तरीके का करंट बचता है जिसको हम कहते हैं एडी करंट। क्या कहते हैं, एडी करंट। आपको पता नहीं इस बारे में ज्यादा कुछ, बट नाम है इसका एडी करंट। होता क्या है, छोटे छोटे लूप्स में छोटे छोटे करंट बन जाते हैं, जिसकी वजह से मोशन को थोड़ा अपोज मोशन थोड़ा अपोज होगा, और R में टाइम P से ज्यादा लगेगा पर Q से कम लगेगा। ठीक है, क्योंकि Q में ज्यादा पोजीशन हो रहा है, पूरा करंट बन पा रहा है, R में पूरा करंट नहीं बन पा रहा है, इसलिए R थोड़ा सा जल्दी पहुंच पाएगा, पूरा पोजीशन नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात यस सर। भाई? देखो, यस सर। ये अपन ने देखा था ना पहले कि लेंस लॉ में क्या देखा था हमने, यही देखा था ना कि लेंस लॉ क्या करता है, कहता है जिस भी कारण से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो उस कारण को अपोज करता है। ठीक है, इस केस में क्या, किसकी वजह से ईएमआई आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसकी वजह से आएगा, वो आएगा ड्यू टू किसकी वजह से आएगा ड्यू टू मोशन ऑफ रिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो उस मोशन को अपोज करेगा। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अगले एग्जांपल में कि अ कॉइल इन द हीटर कंज्यूम्स पावर P ऑन पासिंग करंट इफ इट इज कट इनटू टू हाफ सर ये एंड हो जॉइन इट, चुका है हो गया सर। ना क्वेश्चन ये वाला तो। हाँ सर, ये वाला हो गया है। यस सर। बहुत मजा आता है भाई ऑनलाइन में डाउट लेने में।
क्या बोला है? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टू एंड्स ए एंड बी ऑफ द सर्किट्स। इस ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये दोनों पैरेलल 2 और 2 कितना हो गया? 1 हो गया। ये दोनों पैरेलल 2 और 2 कितना हो गया? 1 हो गया। ये दोनों पैरेलल 2 और 2 कितना हो गया? 1 हो गया। ये दोनों पैरेलल 2 और 2 कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये 1 और 1 सीरीज में 2 हो गए, ये 1 और 1 सीरीज में 2 हो गए, ये 2 और 2 पैरेलल में 1 हो गया। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1 हो। ओके बेटा? सर सर ऐसा डायग्राम देगा सर? क्या? सर ऐसा डायग्राम ढूंढ के निकाल के देगा सर? दे सकता है, लेकिन आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, आपको डिटेल में सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। दे रखा है क्वेश्चन में कि स्टडी द सर्किट शोन इन विच 3 आइडेंटिकल बल्ब्स B1, B2, B3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद बैटरी ऑफ 4.5 वोल्ट। B1, B2, B3 तीनों पैरेलल में है, 4.5 वोल्ट की बैटरी है। ओके, व्हाट विल हैपन टू द ग्लो ऑफ अदर 2 बल्ब्स इफ द बल्ब B3 गेट्स फ्यूज्ड। देखो, अगर B3 फ्यूज हो जाएगा तो B1 और B2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो 4.5 ही रहेगा। इसलिए तो घर में हम लोग बल्ब्स पैरेलल में लगाते हैं, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। If the wattage of each bulb is 1.5 watt, okay, how much reading will the ammeter A show when all 3 bulbs glow simultaneously? देखो भैया, इसका भी 1.5 है, इसका भी 1.5 है, इसका भी 1.5 है ना? तो टोटल कितना हो जाएगा? सर 4.5। तो पावर कितना डिलीवर कर रहा है बैटरी? 4.5 है ना? तो अगर यहाँ से करंट आई जा रहा है तो दैट I into V is equal to 4.5. This implies I into 4.5 is equal to 4.5. This ये तो implies 1 होगा। I is equal to 1 ampere. So ampere A reads 1 ampere. Sorry, ammeter A reads 1 ampere. ठीक है? Also find the total resistance of the circuit. Obviously 4.5 volt upon 1 ampere, that is equal to 4.5 ohm. ठीक है बेटा? Yes, sir. यस सर। सर ठीक है। क्या दे रखा है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 metallic wires of the same material and same length, मतलब वायर्स की मटेरियल भी सेम है, लेंथ भी सेम है, have different diameters. Okay, if we connect them in series across a battery, the heat produced is H1. If we connect them in parallel to the same battery, the heat produced in the same time is H2. From the above we infer that इतना कहानी सुना के था, लल्लू सा क्वेश्चन पूछा। देखो भैया, बैटरी तो सेम है, तो आर इक्विवेलेंट, सॉरी, हीट कितना हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट, है ना? सो H1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर सीरीज, H2 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर पैरेलल। अब मुझे बताओ कौन सा बड़ा होता है, आर पैरेलल या आर सीरीज? ऑब्वियसली आर पैरेलल छोटा होता है ना आर सीरीज से। हाँ, देयरफॉर H2 is greater than H1. हाँ सर। ठीक है, तो डाउट्स तो आप लोगों ने जितने बजे तो एक और होगा। बार थोड़ा रिपीट करिए ना सर। देखो भाई, हीट, अच्छा इनटू टाइम भी होगा, सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ, थोड़ा सा गलती कर दिया।
इंटू टाइम भी होता है। ठीक है, तो जब सीरीज में लगाया तो हीट कितना प्रोड्यूस होगा, वी स्क्वायर बाय आर सीरीज इंटू टाइम। जब पैरेलल में लगाया तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर पैरेलल इंटू टाइम। तो वी स्क्वायर टी तो तीनों में सेम है, दोनों में सेम है ना, क्योंकि बैटरी सेम है, टाइम सेम है। बचा के जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें हीट कम आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में। तो सीरीज का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए सीरीज में हीट कम है, H1 कम है, H2 बड़ा है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। और कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। ठीक है, किसी को भेजना हो तो जल्दी से भेज दो, नहीं तो क्लास खत्म करेंगे फिर। और एग्जाम कब से है सर आपके? मैग्नेटिक इफेक्ट का सर एक बड़ी डाउट पूछे सर। क्या बोल रहे हो? सर मतलब सर बोलिए। जल्दी बोलो भाई। सर मैग्नेटिक, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड से किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, क्यों? आप लोग अपनी हाफ ईयरली के लिए हाँ तैयार, सर रुके सर टाइप करके दे रहे हैं। हाफ ईयरली के लिए तैयार हो ना सब लोग? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है। सर हम हम्म, सर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न से जो सर्कुलर लूप से बनता है सर, वो वाला एक बार समझा दीजिएगा। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट given in the figure. Okay, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ टू 8 ओम रेजिस्टेंसेस, दो 8 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1/r, 1/r1 बोल देता हूं उसको, 1/r1 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8, दिस इंप्लाइज r1 इज इक्वल टू 4 ओम। पहला पार्ट हो गया। करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, देखो ये वाला 4 ओम और ये वाला 4 ओम सीरीज में है ना, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 प्लस R1 दैट इज इक्वल टू 8 ओम। ओम। इसलिए यहां से करंट कितना जाएगा, बैटरी में से करंट जाएगा 1 एम्पियर। ये पूरा करंट Yes, 4 ओम में से फ्लो करेगा। सो करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम इज 1 एम्पियर। पहले वाले का आंसर क्या था, 4 ओम, दूसरे वाले का आंसर कितना है, 1 एम्पियर। थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो भैया करंट 1 into 4 दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। Power dissipated in 4 ohm resistance, I square R 1 square into 4 that is equal to 4 watt. Difference in reading of ammeter A1 and A2 if any, नहीं कुछ भी नहीं होगा, सेम ही आएगा 0। ठीक है ना, कोई दिक्कत? नो सर। दोनों में से तो 1 एम्पियर करंट जाएगा ना। ठीक है, किसी ने और डाउट पूछा? इतना छोटा लिखा बेटा कि कोई और पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ के सुनाता हूँ।
when an electric current is passed through any wire, a magnetic field is produced around it. Okay, then why is electric iron connecting cables does not attract nearby iron objects when electric current is switched on through it? क्योंकि इंसुलेटेड रहता है देखो सर। भाई, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना एक करंट कैरिंग वायर के पास में, वो बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ठीक है, दूसरी बात, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप है वो होता है सर्कुलर, अनलाइक द, क्या नाम है, अनलाइक द मैग्नेट, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होता है। हालांकि फिर भी दिस इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो मैं भी बता रहा हूँ लाइन वाला। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो करंट जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है एक करंट कैरिंग वायर की वजह से काफी स्मॉल है। ठीक है, करंट कम पास हो रहा होता है एक वायर में से, इस वजह से फोर्स बहुत कम लगता है। फोर्स लगता तो जरूर है नियर बाय मैग्नेटिक मटेरियल्स पे, पर वो फोर्स काफी छोटा होता है और इसलिए हम उसे देखते नहीं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि म्यू नॉट बाय 4 बहुत छोटा होता है, 10⁻⁷ होता है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया गया है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ohm is stretched so as to change its diameter by 0.25%. The percentage change in its resistance is। अब ये बेटा कहां से लाए क्वेश्चन आप? देखो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना वैसे तो बहुत आसान है, बट आप लोगों के लेवल पे इसमें अप्रोक्सीमेशन आपको नहीं पता है, फिर भी ट्राई करते हैं। लेट्स से इनिशियल लेंथ L0 था, डायमीटर D0 था, तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू L0 D0 होगा। अब नया डायमीटर क्या हो गया है, L0 से 0.525% बढ़ गया, L0 इंटू 1 प्लस 0.25%, तो 0.25 अपॉन 100, ये नया L0 D0 नया डायमीटर हो गया इतना। ठीक है, या ऐसे लिखना पसंद नहीं आ रहा कई लोगों को, तो ऐसे कर लो, D0 इंटू 1 प्लस 0.25%। ठीक है, दैट इज इक्वल टू D0 इंटू 1.0025। ठीक है, ये डायमीटर D होगी। तो नया लेंथ L कैसे निकलेगा, तो अच्छा L0 D0 कैसे होगा, सॉरी मैं गलत बोल गया, एरिया कितना, वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू एरिया, दैट इज L0 इंटू पाई D0 स्क्वायर बाय 4। ठीक है, और नया लेंथ L कैसे निकलेगा, L इंटू डी इज इक्वल टू अगेन सेम वॉल्यूम V, सॉरी नॉट L इंटू डी बट L इंटू pi d square by 4 is equal to again same volume V. Therefore, L into pi d square by 4 is equal to L0 into pi d0 square by 4. pi pi चला गया, 4 4 चला गया, इक्वेशन क्या बना, L into d square is equal to L0 into d0 square. This implies L is equal to L0 अपॉन 1.0025 का स्क्वायर, मैंने डायमीटर डी की वैल्यू यहां से उठा के यहां डाल दी। ठीक है, तो लेंथ भी हो गया,
तो नया रेजिस्टेंस R कितना हो जाएगा, इसको मैंने R0 कह दिया 1 ओम को। सो नया रेजिस्टेंस R कितना हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस R हो जाएगा रो L बाय एरिया, दैट इज पाई D स्क्वायर बाय 4, दैट इज इक्वल टू 4 रो तो वैसे भी आ रहा था, लेंथ की जगह L0 अपॉन 1.0025 का होल स्क्वायर अपॉन पाई इंटू डी की जगह D0 इंटू 1.0025 का होल स्क्वायर D0 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा R0 इंटू R0 अपॉन 1.0025 होल टू पावर 4, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.99 R0, दैट इज 1% डिक्रीज, आपका 1% आंसर आएगा। यही कैलकुलेशन आपको बहुत आसान पड़ जाती जब आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन सीख चुके होते तो, ठीक है। अभी अप्रोक्सीमेशन नहीं आता इसलिए कैलकुलेशन में परेशानी हो रही है। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ऊपर नीचे लगा होगा आप लोगों को, बट ज्यादा कुछ कर नहीं सकता इसमें क्योंकि आपको ऐसी अप्रोक्सीमेशन नहीं पता। तो ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टू कॉइल्स C1 and C2 are arranged coaxially as shown in the figure. The ends of coil C2 are connected to an ammeter A. The current sent through coil C1 is directly proportional to time t. If the magnetic field induction produced by coil C1 is proportional to current in it, then the induced current in the coil C2 is, देखो बेटा क्या बोल रहा है कि C1 में जो करंट है उसको I1 बोलता हूं, I1 इज प्रोपोर्शनल टू टाइम t, तो इसलिए बोल रहा हूं I1 इज इक्वल टू सम KT, ठीक है, समझ में आया। तो आपका जो फ्लक्स जो 2 हो जाएगा। अच्छा एक और बात, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 है दैट इज प्रोपोर्शनल टू I1, दिस इंप्लाइज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 is equal to some k dash into time t, क्योंकि I1 is proportional to time t, है ना, कोई दिक्कत। दिस इंप्लाइज कॉइल 2 में से जो फ्लक्स होगा phi2 दैट विल बी इक्वल टू A2 into B1 दैट इज अगेन प्रोपोर्शनल टू टाइम t, सो phi2 इज इक्वल टू, मैं बोल दे रहा हूं लेट्स से अल्फा टी, ठीक है। तो आपका जो EMF इंड्यूस इन कॉइल 2 होगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा phi2 बाय डेल्टा t विच इज अ कांस्टेंट, क्योंकि आपका phi2 टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपका कांस्टेंट आ जाएगा। कैसे, ऐसे लिख सकते हो E2 इज इक्वल टू अल्फा T2 माइनस अल्फा T1 अपॉन T2 माइनस T1 दैट इज सिंपली अल्फा। चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम लिख लिया, टाइम T1 से T2 के बीच में, ठीक है। फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इस तरीके से आप E2 निकाल सकते हो दैट इज अल्फा विच इज अ कांस्टेंट, है ना, समझ में आई बात। यहाँ पर K कांस्टेंट है, K डैश कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट, सब कांस्टेंट। ये थोड़ा ये 10th क्लास का क्वेश्चन है क्या, मेरे को डाउट है, जो लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश 2014-15 10th में इतना नहीं पूछते भाई। 10th का नहीं, ये 12th का होगा पक्के से। सर एनटीएससी सेक्शन में दिया हुआ था। अच्छा एनटीएससी में, ओके फिर ठीक है, एनटीएससी में हो सकता है, 10th में नहीं हो सकता, ठीक, मुझे लगा एनटीएससी 10th के बोर्ड में, क्योंकि आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है ना। यस सर। ठीक, चलो सबको समझ में आ गया।
अभी के लिए क्लास फिर खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास शुरू करनी सर है। एक बार फिर समझा देंगे सर। देखो क्या होगा बेटा, कॉइल C1 में जो करंट आएगा वो करंट टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट के, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी ध्यान दीजिए, कॉइल 2 में फ्लक्स कॉइल 1 की वजह से आ रहा है। सो दिस कॉइल 2 का जो फ्लक्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू कॉइल 1 का मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोपोर्शनल टू कॉइल 1 का करंट विच इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। This implies phi 2 is proportional to time, which implies phi 2 is equal to, मैंने यहाँ पे अल्फा टी ले लिया था तो मैं फिर से अल्फा टी लिख रहा हूँ ताकि आपको ये चीज उसके बाद समझ में आ जाए। ठीक है, phi 2 टाइम के प्रोपोर्शनल है तो उसका रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए ईएमएफ कांस्टेंट हो जाएगा। सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, आपको ऐसे लिखना चाहिए माइनस डेल्टा phi 2, माइनस होना चाहिए तो आपके यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो फिर अभी क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। Thank you, sir.